नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। देखो, हमने इससे पहले राज्यपाल की 7 अलग-अलग चीजें बात करी है, 7 वीडियो हमारी बना चुके हैं। ये आज की हमारी 8वीं वीडियो है, जिसमें हम विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, राज्यपाल राज्य के विधानसभा का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग भी होता है। इसलिए संविधान में राज्यपाल को कई सारी विधायी शक्तियां प्राप्त है और उन्हीं शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 168 के बारे में। देखो, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 कहता है कि जो राज्यपाल है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। यदि एक सदनीय व्यवस्था है तो वहां पर विधानसभा प्लस राज्यपाल होगा, और अगर किसी राज्य में 2 सदनीय व्यवस्था है तो वहां विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होगा। ये तीनों मिलकर ही विधानमंडल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राज्यपाल है वो विधान मंडल का अभिन्न अंग तो है, लेकिन वो किसी सभा का सदस्य नहीं होता या किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभिन्न अंग होने के कारण जो कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, ये तो हो गई बात अनुच्छेद 168 के बारे में। तो बात करते हैं हम अनुच्छेद 171 3 के ई के बारे में, जो कहता है कि विधान परिषद में राज्यपाल कुछ सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं। देखो, राज्यपाल जो है वो विधानसभा में अनुच्छेद 171 3 ई के तहत 1/6 सदस्य का मनोनयन कर सकता है। ये जो 1/6 सदस्य हैं वो साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन, इसके अलावा कला के क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, तो इनका ये क्या कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है राजस्थान के विशेष में, कि राजस्थान के संदर्भ में ये चीज लागू नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं हम अनुच्छेद 333 के बारे में। देखो, यदि राज्यपाल को लगता है कि किसी राज्य में आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है वो कम है, तो राज्यपाल उस राज्य में एक आंग्ल भारतीय का क्या कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं या नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था थी ये 10-10 वर्ष करके संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई जाती थी, लेकिन अंतिम बार संविधान संशोधन 104 के अनुसार इस व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। यानी कि वर्तमान में जो अनुच्छेद 133 है वो क्या है, अप्रभावी है या किसी काम का नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं अनुच्छेद 174 के बारे में। राज्यपाल की विधायी शक्ति में इंपॉर्टेंट आता है अनुच्छेद 174। इस अनुच्छेद के अनुसार इस अनुच्छेद 174 में राज्यपाल की 3 शक्तियों के बारे में बात की गई है, जो है सत्र बुलाना या सत्र आहूत करना, दूसरा है सत्र को समाप्त करना या उसी को हम सत्रावसान कहते हैं, और तीसरा होता है विधानसभा को भंग करना। देखो, राज्यपाल किसी भी सभा के सत्र को बुला सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए पहले सत्र और दूसरे सत्र दोनों के बीच में 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं पहले सत्र की प्रथम बैठक और जो दूसरा सत्र है उसकी पहले सत्र की अंतिम बैठक और जो दूसरा सत्र है उसकी प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो लॉजिकली एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाना आवश्यक या संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। लेकिन सामान्यतः एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जो होते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, यहाँ पर एक बात ये भी है कि सत्र और बैठक अलग अलग होती है। यानी कि सत्र पूरा एक सत्र का है, लेकिन उस सत्र में कई सारी बैठकें होती है। सत्र और बैठक अलग अलग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सत्र को समाप्त करने के बारे में। तो पूरे सत्र को राज्यपाल समाप्त करता है, लेकिन जो सत्र में जो बैठकें हैं और जिस बैठकें हैं उन्हें जिस सदन की बैठक है उस सदन का जो अध्यक्ष होता है वही उसको समाप्त करता है। यानी कि अगर मैं विधानसभा के बारे में बात करूं तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो ही क्या करेगा, बैठक को समाप्त करेगा। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, विधानसभा अध्यक्ष के विधान परिषद के अध्यक्ष के बारे में, तो उसकी बैठक विधानसभा का सभापति करेगा, समापति करेगा। अब देखो, बैठक 2 तरह से स्थगित या हो सकती है। एक होती है स्थायी तिथि के लिए स्थगित और एक होती है अस्थायी तिथि के लिए स्थगित। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर स्थायी समय के लिए होती है, जैसे 2 घंटे 3 घंटे या 1 दिन के लिए होती है, बैठक स्थगित होती है, तो वो तो सामान्य हो गए। लेकिन अगर अनिश्चित समय के लिए, जिसमें यानी कि अगली बैठक की तारीख घोषित नहीं की जाती, तो उसे कहते हैं साइन डाई। इस तरह की बैठक बैठक की बैठक जिसमें क्या हो, स्थगन का समय निश्चित ना हो,
विभाजन का समय निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, तो उसे कहते हैं साइन डाई। अब होते हैं विधानसभा का विघटन। तो राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है, लेकिन सिर्फ विधान जो सदस्य हैं विधान परिषद में, सॉरी विधान मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनकी सलाह पर ही विधानसभा का विघटन कर सकता है, लेकिन विधान परिषद का कभी विघटन नहीं किया जाता। ये एक स्थायी सदन होता है, इसकी हर साल एक सॉरी होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम अगली, जो है अनुच्छेद 175। देखो, अनुच्छेद 175 में राज्यपाल के अभिभाषण के या संदेश के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 175 में अभिभाषण क्या होता है? जब भी कोई बैठक सॉरी सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल अपना एक भाषण देती है, उसी को कहते हैं राज्यपाल का अभिभाषण। और ये जो भाषण है वो तैयार किया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं कौन? राज्यपाल, अनुच्छेद 175 के तहत। देखो, विधानसभा विधान परिषद अथवा दोनों संबोधित करते हैं राज्यपाल। इसके अतिरिक्त वह किसी भी सदन को संदेश भेज सकते हैं, और अगर वह संदेश भेजते हैं तो सदन को उस पर विचार करने के लिए क्या है? बाध्य हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में। देखो, राज्यपाल सिर्फ दो ही तरह से विशेष अभिभाषण देते हैं। एक तो जब नए नए चुनाव हो और नई नई जो विधानमंडल या विधानसभा का गठन होता है, तो उस समय राज्यपाल विशेष अभिभाषण देते हैं। दूसरा, जो प्रत्येक वर्ष की जो प्रथम सत्र शुरू होता है उसके प्रथम सत्र में जो भाषण देते हैं विशेष अभिभाषण दिया जाता है। अब भाषण का जो मौजूदा है, यानी कि जो फॉर्मेट है, वो मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें होता क्या है? इसमें होता है सरकार की नीतियां या उनके कार्य, या जो अब आगे आने वाले जो कार्य योजनाएं हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात देख लो कि अनुच्छेद 176 विशेष अभिभाषण के संदर्भ में है। राज्यपाल विशेष अभिभाषण दो अवसरों पर देता है, एक विधानसभा के सामान्य चुनाव के प्रथम सत्र की शुरुआत में, और दूसरा होता है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में। महत्वपूर्ण बात यह है, जो मसौदा है वो तैयार करेंगे कौन? मंत्रिपरिषद करते हैं, और जिसमें कार्य योजनाओं के बारे में उल्लेख होता है। ठीक है, बात करते हैं हम अगली। ये एक बार रिवीजन है हमारा। देखो, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम ये है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अनुच्छेद 178, जिसमें हमने पढ़ा कि राज्यपाल जो है विधानसभा विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। हमने पढ़ा 171 जिस 5 का ई, जिसमें हमने पढ़ा कि जो राज्यपाल है विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनयन कर सकता है। फिर हमने पढ़ा 174 सत्र बुलाना, सत्र का अवसान करना और विधानसभा भंग करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत प्राप्त है। ठीक है, इसमें दो सत्रों के बीच में 6 मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 175 में हमने अभिभाषण के संदर्भ में बात की। राज्यपाल की जो अभिभाषण की शक्ति है, अभिभाषण की जो शक्ति है वो है अनुच्छेद 175, और विशेष अभिभाषण की जो शक्ति है वो है 176 विशेष अभिभाषण विशेष अभिभाषण की जो शक्ति है वो है अनुच्छेद 176 के अनुसार। 333 में हमने आंग्ल भारतीयों के निर्वाचन के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब अगली हम बात करते हैं अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में व्यवस्था। यदि क्या हो, जो विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित हो, तो यदि विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष उसके कार्यों का निर्वहन करता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हैं तो राज्यपाल विधानसभा के किसी वरिष्ठ या उस पद के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति का निर्वाचन कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार विधान परिषद में सभापति और उपसभापति के पद रिक्त हो तब भी सेम काम राज्यपाल कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 180 क्या कहता है कि राज्यपाल जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसी तीसरे व्यक्ति को उनके कार्यों के लिए मनोनियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गई बात। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक चलाना, पद रिक्त होने पर अस्थायी व्यवस्था करना, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। एक तो पद रिक्त होने पर और एक अनुपस्थित होने पर अस्थायी व्यवस्था करना, दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अनुच्छेद 192 अनुच्छेद 192 के अनुसार विधायक की अयोग्यता पर निर्णय।
ये भी राज्यपाल का क्या है, एक विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति है, विधायी विधायी शक्ति है। क्या ये, यदि ये प्रश्न उठे कि विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य विधानसभा संविधान के अनुसार अयोग्य हो जाए या नहीं है, तो अंतिम निर्णय जो होगा वो राज्यपाल का होगा। किसी व्यक्ति की निर्योग्यता के बारे में जो अंतिम निर्णय है वो राज्यपाल लेंगे, लेकिन राज्यपाल ये निर्णय स्वयं नहीं लेता। वो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी राय पर या उसकी सलाह पर ही ये काम करते हैं। व्यवहार में राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार ही निर्णय देता है। महत्वपूर्ण सत्य क्या है कि निर्वाचन आयोग की राय इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण और बाध्यकारी मानी जाती है। अगर निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि ये अयोग्य है तो राज्यपाल को उसे अयोग्य ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अगला है हमारे पास अनुच्छेद 200, राज्यपाल के विधेयक पर जो स्वीकृति है उसके संबंध में। देखो, राज्य किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है। जब विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास दो विकल्प बचते हैं। एक तो स्वीकृति देना, वो उस जो विधेयक है उस पर स्वीकृति देकर उसे नियम बना सकते हैं। दूसरा, उस पर स्वीकृति रोकना, लेकिन ये भी अलग अलग तरीकों से होता है। देखो, राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने से इनकार भी कर सकते हैं। सामान्यतः इसे क्या कहते हैं, आत्यंतिक वीटो कहा जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः निजी सदस्य के विधेयकों या विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। सभी विधेयकों पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। देखो कहाँ कहाँ नहीं कर सकते और किस किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, वो ध्यान रखें। देखो, एक शक्ति है उनके पास पुनर्विचार के लिए लौटाना, यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक तो जो है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उसे अपने सुझावों सहित पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज सकता है। यदि विधानसभा ने वापस उसमें संशोधन किया या बिना संशोधन करके उसे पारित कर दिया, पारित करके वापस राज्यपाल के पास भेज देता है, तो अब राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना, लेकिन यहाँ पर एक शक्ति है कि जो राज्यपाल है वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन सभी विधेयकों को नहीं। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे यदि राज्यपाल की राय में उस विधेयक के कानून बनने से उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति या शक्तियां प्रभावित होगी, तो उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना ही होगा। इसके अतिरिक्त संविधान के प्रावधानों से टकराव हो, राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न हो, देश के व्यापक हित प्रभावित हो, कुछ विशेष संवैधानिक मामलों में जहां राष्ट्रपति का विचार आवश्यक हो, इन सभी स्थितियों में वो विधेयक को रोक सकते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 201, राष्ट्रपति का निर्णय। अब जो अनुच्छेद 200 के तहत जो राज्यपाल ने संशोधित किया था, उसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत क्या देते हैं, निर्णय देते हैं। ठीक है, अब या कहते हैं स्वीकृति देंगे या स्वीकृति रोक सकते हैं, या अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। यही इसकी शक्ति है। तो अब बात करते हैं राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में। राज्यपाल के पास 3 तरह की वीटो शक्तियां होती हैं। पहले तो आत्यंतिक वीटो, यानी कि वो किसी भी मतलब वो विधेयक पर जो निर्णय देने को सहमति देने से पूर्णतः मना कर सकते हैं, लेकिन सरकारी विधेयक और धन विधेयक पर वो कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ गैर सरकारी विधेयक पर ही वो इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है पुनर्विचार के लिए लौटाना। अब देखो, धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटाया और उधर से विधानसभा ने उसको फिर से पारित करके वापस भेज दिया, तो अब जो है वो उस पर निर्णय देने के लिए बाध्य होंगे या सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। तीसरा होता है जेबी वीटो, यानी कि देखो अनुच्छेद 200 में कितने टाइम में उसको साइन करके देना है या निर्णय देना है, ये समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि अगर टाइम नहीं है तो कितना भी टाइम ले सकते हैं। तो ये होता है अपने जेबी वीटो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ आएंगे, बाकी तो यहाँ स्क्रीन पे आप पढ़ ही सकते हो। अगला है धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल की स्थिति। देखो, धन विधेयक के बारे में राज्यपाल के पास बहुत कम शक्तियां होती हैं, क्योंकि जो धन विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही लौटाया जाता है। तो धन विधेयक पर सिर्फ ना तो
आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए उसे रोका जा सकता है। लेकिन जो और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। देखो तीन चीजें हैं, या स्वीकृति देंगे या रोकेंगे या पुनः या फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेंगे, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते क्योंकि वो राष्ट्रपति की राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही तैयार किया जाता है। वैसे तो इस पर इनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं होता क्योंकि राज्यपाल पहले से ही उसके लिए सहमत होते हैं, व्यवहार में इसका कोई प्रयोग नहीं होता। देखो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, अनुच्छेद 180 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उनमें राज्यपाल नियुक्ति करेंगे। और अनुच्छेद 62 विधायक किसी भी विधायक की जो अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति है वो राज्यपाल के पास है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी सलाह पर ही करते हैं। अनुच्छेद 204 तरह के विकल्प है, वीटो शक्ति के बारे में है। और अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के से संबंधित है कि जो राज्यपाल ने सुरक्षित रखा है विधेयक को उस पर राष्ट्रपति 201 के तहत निर्णय लेते हैं। और धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो लागू नहीं होता, निलंबनकारी भी नहीं होता और आत्यंतिक वीटो भी लागू नहीं होता। जेबी वीटो संविधान में लिखा नहीं गया है, जेबी वीटो का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग होता है। अगला है हमारे पास अनुच्छेद 233 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखो अध्यादेश क्या होता है, जब कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को लगता है कि इस वक्त किसी आदेश की जरूरत है या किसी कानून की जरूरत है तो राज्यपाल जो है एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ये बिल्कुल कानून की तरह ही प्रभावी होता है और इसकी शक्ति कानून के बराबर ही होती है। ठीक है, एक बार यहाँ देख लेते हैं। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में से एक है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता और ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाती है जिनमें तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जिसका प्रभाव विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के समान ही होता है। ठीक है, इसके बाद में अध्यादेश की जारी करने की आवश्यक शर्त क्या है, विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, मैंने कहा विश्रांति काल की समय बात हो रही है, ये जब राज्य सदन का विश्रांति काल हो। यदि राज्य में केवल विधानसभा है तो उसका सत्र न चल रहा हो। यदि राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो दोनों में से कोई भी सदन कानून बनाने की स्थिति में न हो। यदि दोनों है और उनमें से कोई भी कानून बनाने की स्थिति में नहीं है तो इसका प्रयोग राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तत्काल कार्यवाही आवश्यक है। राज्यपाल को यह संतोष होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें तुरंत कानून बनाना आवश्यक है और व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है। केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी हो सकते हैं जिनमें राज्यपाल के पास राज्य सूची की जो शक्तियां हैं उनसे संबंधित ही वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और वो समवर्ती सूची पर भी जारी कर सकते हैं, लेकिन इनमें 3 कंडीशन होती है। पहली तो है कि राष्ट्रपति ने उस पर पहले से कोई अध्यादेश जारी नहीं कर रखा है और अगर कर रखा है तो ज्यादा प्रभावी राष्ट्रपति का ही होगा, राज्यपाल का नहीं होगा। और अगर जैसे कोई जारी कर दिया, राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया समवर्ती सूची से संबंधित और बाद में राष्ट्रपति ने भी उसी विषय से संबंधित कोई अध्यादेश जारी कर दिया तो भी राज्यपाल का अध्यादेश अप्रभावी होगा और राष्ट्रपति का अध्यादेश ही प्रभावी होगा। अध्यादेश का प्रभाव अनुच्छेद 203 के अनुसार अध्यादेश वही बल और प्रभाव रखता है जो राज्य में विधानसभा मंडल द्वारा बनाए गए कानून रखते हैं। अध्यादेश भी एक कानून है, न्यायालय में उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है और सभी नागरिकों पर वह समान रूप से लागू होता है। ये बात आपको यहाँ पर याद करनी है। अब देखो राष्ट्रपति की अनुमति कब आवश्यक है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश या अनुमति के बिना अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। मैंने वही बता दिया जो यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल उन्हीं विषयों से संबंधित होता है। जिस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, ऐसे विषय जिसे राज्यपाल सामान्य विधेयक होने पर राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखता। ऐसे मामले जहां राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना राज्य का कानून प्रभावी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो इसका कोई समय, देखो अध्यादेश स्थायी कानून नहीं होता, ये निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो सकता है। नंबर 1 है विधानमंडल के पुनः सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद। अब देखो ये 6 माह और 6 सप्ताह का इसमें समझना, सप्ताह देखो
जो पहले सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की जो प्रारंभ बैठक है उनके मध्य 6 अधिकतम 6 माह से का क्या होना, 6 माह से अधिक का क्या नहीं होना चाहिए अंतराल। अब देखो, अब जैसे ही अब दूसरा सत्र प्रारंभ हो गया है तो उसकी जो प्रथम बैठक है उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसका क्या होना चाहिए, सप्ताह के अंदर अंदर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक है। यदि विधानमंडल अध्यादेश को पारित नहीं करता तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि राज्य में 2 सदन है तो दोनों सदनों के बाद में प्रारंभ हुई पहली बैठक से 6 सप्ताह की गणना की जाती है। ठीक है। राज्यपाल कभी भी वापस ले सकते हैं, अपनी मर्जी से राज्यपाल इसको कभी वापस ले सकते हैं और विधानमंडल अस्वीकार कर दे, और जब सत्र प्रारंभ होता है तब विधानमंडल इसको क्या कर दे, अस्वीकार कर दे, तब भी ये क्या हो जाता है, अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अधिकतम अवधि। अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह मैंने बताई थी कैसे जोड़नी है आपको। दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। उसके बाद जो पुनः सत्र प्रारंभ होते हैं तो 6 सप्ताह तक अध्यादेश प्रभावी रह सकता है, जो कि प्रथम बैठक से 6 माह 6 सप्ताह तक। क्या एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो संविधान में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना उचित कारण बार बार एक ही अध्यादेश जारी करना संविधान की भावना के विपरीत है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अध्यादेश और अधिनियम में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ है अध्यादेश और एक तरफ है अधिनियम। राज्यपाल जारी करता है अध्यादेश को, अधिनियम को विधानमंडल, ये अस्थायी कानून होता है अध्यादेश, और ये स्थायी कानून होता है। सत्र न होने पर जारी होता है, सत्र के दौरान पारित होता है। 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर क्या होता है, अनुमोदन आवश्यक है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य तुम जानेंगे। हम वापस पूरे को रिकॉर्ड करते हैं। अनुच्छेद 178 राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। 171 1/6 सदस्यों का निर्वाचन करने मनोनीत कर सकते हैं विधान परिषद में। अनुच्छेद 170 सत्र बुलाना, अवसान या विधानसभा को भंग करना। अनुच्छेद 175 जो राज्यपाल के अभिभाषण के संदर्भ में। 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में, जो दो स्थिति में दिया जाता है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में तीसरे व्यक्ति को उनके कार्य के लिए मनोनीत करना। 192 सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय करना, और जो कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर निर्णय देना राष्ट्रपति देंगे। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है। तो इसमें क्या चीजें हैं, ये तुम इसको चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। मैं इसको तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा छोड़ता हूँ, पॉज करके पढ़ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो काम की लगे तो उनको शेयर कर देना, और मुझे जरूर बताना तुम लोगों को वीडियो कैसे लगती है। ठीक है। थोड़ा सहयोग करो, हमारे 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ। ठीक है। इसको तुमने एक बार पढ़ लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारे खुद के पढ़ने के लिए इसको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, खुद नहीं समझा रहा। ठीक है। तुमने वीडियो देखी उसके लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें कसम तुम्हारी पड़ेगी। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।